तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी, एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती, एमपी आरईओ भर्ती की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें आज हम हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और कितने क्वेश्चन? तो आज हम 100 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो में। 5 महामैराथन आने वाली हैं, जिसकी मैराथन नंबर 1 जो है वो आपके सामने आ गई है। इसमें हम लगभग 500 प्रश्न टोटल कवर करने वाले हैं और ये जो 500 प्रश्न होंगे उसमें एमपी पटवारी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, एमपी एसआई 2026 प्री और मेंस इन दोनों के क्वेश्चन रहेंगे। और रिसेंट में अभी जो एग्जाम का रिजल्ट आया, जैसे कि एमपी डिप्टी जेलर है ना, सहायक जेल अधीक्षक, और जो भी एग्जाम रिसेंट में हुए उन सब के पीवाईक्यू को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो सबके लिए महत्वपूर्ण है। आरईओ का एग्जाम हो, एमपी एसआई के एग्जाम हो, जेल पेरी फॉरेस्ट गार्ड आने वाला एग्जाम हो, या फिर जिस भी एग्जाम में आपको हिंदी देखने को मिलती है, ये महामैराथन उनके लिए ताबूत में कील साबित होने वाली हैं। यानी कि हिंदी आपकी यहां से क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात, हिंदी को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना। हल्के में लोगों तो हिंदी बिंदी लगा देगी, ठीक है, ये बहुत पहले से आपने सुना होगा, है ना। तो हिंदी को हल्के में नहीं लेना है। चलिए शुरुआत करें, आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और जो 2500 क्वेश्चन की सीरीज हम करा रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जीके जीएस और एमपी के करंट अफेयर को करा रहे हैं, जो रिसेंट एग्जाम हुआ है, जिसके 600 प्रश्न अभी तक हम करवा चुके हैं। उसके आगे के प्रश्न जो है वो कल आपको देखने को मिलेंगे। 601 से लेकर के 700 तक के प्रश्न कल मिलेंगे, ठीक है। तो वो भी आपके पास में सही समय पर पहुंच सके, इसलिए आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आइए शुरुआत करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके सामने, और ये प्रश्न एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि 2023 और 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। त्रुटि रहित का मतलब होता है जिसमें कोई भी गलती नहीं है। ऐसा वाक्य कौन सा है बताइए भैया। इस पेंटिंग में मुगल कालीन समय की संस्कृति का चित्रण है। यह डरकर दौड़ खड़ा हुआ, या फिर आपका गुप्त रहस्य कौन जान सकता है, या देश में एक भाषा न होने के कारण भावनात्मक एकता नहीं है। बताइए, त्रुटि रहित का अर्थ होता है कौन सा इसमें से सही है, यानी जिसमें कोई भी गलती नहीं है। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी से आंसर बताइए, है ना। पहले आप लोग देख लीजिए, आंसर बता दीजिए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देश में एक भाषा न होने के कारण भावनात्मक एकता नहीं है। ये वाक्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी के ऊपर के तीनों वाक्य जो हैं वो गलत लिखे हुए हैं। सर गलत क्यों लिखे हुए हैं ये भी बता दीजिए। आइए वो भी बता देते हैं, क्या दिक्कत है भाई। इसी तरह तो हम करवाते हैं, हर एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस, डिटेल सॉल्यूशन आपको देते हैं। चाहे हम मैथ करा रहे हो, चाहे रीजनिंग करा रहे हो, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, चाहे कंप्यूटर, जो भी कराते हैं डिटेल में देते हैं। देखिए, तो मुगल कालीन के साथ में समय का प्रयोग होना अनावश्यक है। भाई आपने मुगल कालीन लगा दिया तो फिर समय क्यों लगा रहे हो, है ना। मुगल कालीन तो ऑलरेडी उस समय को ही बता रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कालीन में समय का अर्थ समाहित है, ऑलरेडी इसमें समय का अर्थ समाहित है, इसलिए इसी प्रकार जो रहस्य वो हमेशा गुप्त ही होता है। भाई ये रहस्य हमेशा गुप्त होता है, इसमें आपने ऑलरेडी गुप्त क्यों लगा दिया है। भाई रहस्य है जो अपने आप गुप्त रहता है, तो ये गुप्त लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। इसलिए जो विकल्प नंबर डी है आपका वो बिल्कुल सही साबित होगा। बाकी ये तो आपको दिख ही रहा है, यह डर कर दौड़ा खड़ा हुआ है, ऑलरेडी गलत दिख रहा है ना, इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो विकल्प नंबर डी आपका सही है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दीर्घ स्वर संधि का सही उदाहरण है। बताइए, दीर्घ स्वर संधि का सही उदाहरण आपको इनमें से कौन सा शब्द लग रहा है। तथापि, जलोर्मी, जन्मोत्सव, धर्मोपदेश, कौन सा सही लिखा हुआ भैया बताइए, किसमें दीर्घ स्वर संधि आपको देखने को मिल रही है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तथापि जो है इसमें दीर्घ स्वर संधि लगी हुई है, बाकी की ये तीनों में दीर्घ स्वर संधि नहीं है, ठीक है। आइए पूरा सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं। देखिए, विस्तृत हल में अगर हम देखेंगे तो तथापि को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो तथापि का संधि विच्छेद तथा प्लस अपि हो जाएगा, ठीक है। जो दीर्घ संधि का नियम यहाँ पर फॉलो कर रहा है। अन्य जो है आपका जलोर्मी, जन्मोत्सव, धर्मोपदेश, ये क्या है, गुण स्वर संधि के उदाहरण है। गुण स्वर संधि के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, जहां पर एक मात्रा आपको ऊपर लगी हुई दिखे तो समझ लीजिए यहाँ पर गुण स्वर संधि है, और इसी के गुणों में वृद्धि हो जाए, एक और मात्रा लग जाए तो यहाँ पर समझ लीजिए वृद्धि स्वर संधि है ना। ये ट्रिक आपको हमने बताई थी। एक मात्रा गुण स्वर संधि, दो मात्रा यानी कि उस संधि के गुणों में वृद्धि हो गई। भाई मात्रा के गुणों में वृद्धि हो गई है, दो मात्राएं हो गई हैं, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हो जाती है, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए तथापि हो जाएगा। तथापि में आपको जो है दीर्घ स्वर संधि देखने को मिल रही है। आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम में समय बहुत कम बचा हुआ है, ईएसबी ने खुद ही बहुत कम समय दिया है। ऐसे में आप किसी वीडियो कोर्स के थ्रू अगर अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, इसलिए वीडियो बैच लेने की आपको आवश्यकता नहीं है।
सक्सेस जंक्शन आपके लिए लेकर के आ गया है कंप्लीट सुपर सिलेक्शन पीडीएफ बैच। इस टेलीग्राम पीडीएफ बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो बहुत नॉर्मल प्राइस 198 रुपए में आपको ये कंप्लीट थ्योरी नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीवाईक्यू मिल जाएगा, एमसीक्यू मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएगा, लास्ट में आपको हम क्विज प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है मात्र 198 रुपए में। कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे सर वो भी बता दीजिए, तो वो भी बता देते हैं। विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान, मैनेजमेंट, इन सब के कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्लीट एमसीक्यू मिलेंगे चैप्टर वाइज, और साथ साथ में ये जो हम वीडियो करा रहे हैं इसकी भी पीडीएफ आपको इसी ग्रुप में मिलने वाली है। तो एक बेहतरीन तैयारी आपको आपकी हो जाएगी मात्र 198 रुपए में। सर प्राप्त कैसे करेंगे, कोई ऐप वगैरह है आपका जो डाउनलोड करना है? नहीं भैया, हमारा कोई ऐप नहीं है, डायरेक्ट आपको नोट्स मिलेंगे। देखिए कैसे करना है, ये क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 198 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड करना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट इस नंबर पर सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल में, है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको सेंड कर देंगे, प्राइवेट ग्रुप रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे आप, तुरंत आपको ज्वाइन ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा। उस ग्रुप को आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते ही आपके सामने सारी पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज खुल करके दिखने लगेगी। ठीक है, वर्तमान में 520 या 525 के आसपास लोग इसमें ऐड हो चुके हैं। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट दिखा देंगे किस तरह से हमारा टेलीग्राम चैनल का लेआउट दिखता है, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस पर क्लिक कीजिए, उसके सारे थ्योरी, सारा क्वेश्चन, सारा पीवाईक्यू सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कंप्यूटर पढ़ना है, कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर के पूरा थ्योरी नोट्स आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर के 5,500 क्वेश्चन हम डाल चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, 5,500 क्वेश्चन, कोई नहीं दे रहा होगा, 5,500 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कंप्यूटर के। क्लिक करेंगे पूरी पीडीएफ दिख जाएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन खुल करके आपको दिखने लगेंगे। जब भी समय मिले, चलते फिरते उठते बैठते में एक एक बार जो है आपको वो क्वेश्चन देख लेने हैं। अगर 5,500 क्वेश्चन 2-3 बार अपनी निगाहों के सामने से गुजार लेते हैं तो कंप्यूटर के लिए आप बिल्कुल फ्री हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। इसी तरह से आपको मैनेजमेंट के नोट्स दिए जाएंगे, इसी तरह से आपको बाकी सब्जेक्ट के भी नोट्स दिए जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई, तो जल्दी से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के इस ग्रुप में एडमिशन ले लीजिए। टेलीग्राम पीडीएफ बैच है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े, चलिए अब प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहे हैं। एमपीआरईओ वाला अगर लेना चाहते हैं, जो एमपीआरईओ वाले जिनका एग्जाम है, यानी कि कृषि विस्तार अधिकारी वाले, उनके लिए उनके कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 199 रुपए में उपलब्ध हैं, जिसमें एग्रीकल्चर का पूरा मैटर मिलेगा और सीसेट का भी पूरा मैटर आपको मिलेगा। इसी प्रक्रिया से आप उसे ही प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेजने के बाद में नीचे लिख देंगे एमपीआरईओ नोट्स। ठीक है, तो आपको वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। चलो मेरे भाई, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से असंगत यानी बेमेल शब्द का चयन कीजिए। बताइए इसमें से कौन सा असंगत है। आराधना, विरक्ति, स्तुति, वंदना, बताइए कौन सा इसमें से अलग हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, इसको तो आप बता ही दोगे ना मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा विरक्ति। विरक्ति का मतलब क्या होता है भाई, जो मतलब जिसको दूर हो जाए हर किसी से, है ना, हर चीज से दूर हो जाए, मतलब कि हमें भैया विरक्ति हो गई है, संन्यास मिल गया भैया, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विरक्ति कहते हैं। और आराधना, स्तुति और वंदना ये पूजा के पर्यायवाची हैं, है ना। प्रार्थना जब हम करते हैं तो उसको हम आराधना भी कहते हैं, स्तुति भी कहते हैं, वंदना भी कहते हैं। लेकिन विरक्ति क्या हो जाएगा, विरक्ति इसमें से अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विरक्ति का अर्थ है हर चीज से दूर हो जाना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। सॉल्यूशन आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए सॉल्यूशन। आराधना, स्तुति और वंदना का अर्थ है पूजा या प्रार्थना। ठीक है, ये इसके समानार्थी हैं। जबकि विरक्ति का अर्थ होता है मोह भंग या फिर वैराग्य हो जाना, है ना। इसलिए ये वाला जो विरक्ति है वो अलग हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। कौन सा इसमें से उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया, बताइए। संलग्न, पूजनीय, सुलभ, अनुपयुक्त, कौन किसमें जो है आपको उपसर्ग नहीं दिख रहा है। उपसर्ग का अर्थ जानते ना, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लग करके उनका अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। फिलहाल आपसे पूछ रहे हैं, बताइए किसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, बताइए कौन सा है मेरे भाई। प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो पूजनीय शब्द है ना, इसमें कहीं भी आपको उपसर्ग लगा हुआ नहीं दिखेगा, बाकी सब में क्या है, उपसर्ग लगे हुए हैं। ठीक है, सॉल्यूशन आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए पूजनीय शब्द में पूज धातु है और अनीय प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, ना कि उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। इसमें किसी भी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बताइए कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है। साग, हंसी, भल्लूक, कुआं, कौन सा भैया तत्सम। तो पहले तत्सम तत्व को पहचानना तो आना चाहिए। सर तत्सम तत्व होते क्या है, देखिए तत्सम क्या होते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, यानी तत्सम, जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं।
ठीक है सर। तद्भव क्या होता है? तो संस्कृत के वे शब्द जो अपना रूप बदल करके हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं और ये देखने में पहले से भिन्न लगते हैं। ठीक है, तो ये आपका तद्भव हो जाता है। अब यही आपको बताना है कौन सा जो है आपको तत्सम दिख रहा है, यानी कि जैसा संस्कृत में था वैसा अभी दिख रहा है। बताइए चार में से कौन सा? आप तो क्लियर कर दिया ना भाई, है ना, परिभाषा भी तो बता दी, अब तो बता सकते हो ना। चलिए आंसर देखें। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भल्लूक। भल्लूक को हम लोग क्या कहते हैं? भालू कहते हैं। तो संस्कृत में इसको भल्लूक कहा करते थे और आज हम भालू कहने लगे हैं, यानी तोड़ मरोड़ कर भालू कह दिया है। तो भल्लूक शब्द तत्सम है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? भालू हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सारे के सारे यहाँ पर तद्भव में ही लिखे हुए हैं। ठीक है मेरे भाई। एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 PYQ है 2023 का ये प्रश्न है जो आपका 31 मार्च को पूछा गया। ये प्रश्न 31 मार्च वाले ही चल रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, बढ़िया प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। देखो बड़ा सा प्रश्न है, अच्छा है। क्या कह रहे हैं भाई? पद कोमल श्यामल गौर कलेवर राजन कोटि मनोज लजाए। ठीक है, करवान सरासन सी जट। अब ये पूरा पढ़ लो आप, है ना, आराम से। इस पंक्ति में आपसे पूछा गया कौन सा वार्णिक छंद, बताइए कौन से वार्णिक छंद का प्रयोग इन पूरी पंक्तियों में किया गया है? बताइए कौन सा वार्णिक छंद है? शिखरणी है, सुंदरी सवैया है, वंशस्थ है, या फिर द्रुत विलंबित सवैया है? कौन सा सवैया है? बता दो भैया बताइए कौन सा है ना। आप लोग इसको पढ़ लीजिए पूरा, ठीक है, कि पढ़ी दे पूरा, टाइम लगेगा यार, है ना। हम चाहते हैं 1 घंटे में आपका ये पूरा क्लियर हो जाए, 100 के 100 प्रश्न हो जाए। ठीक है, चलिए देखो। पद कोमल श्यामल गौर कलेवर राजन कोटि मनोज लजाए, करवान सरासन शीस जटा जटा जटासर सिरहु लोचन सोन सहाय, जिन्हें देखे रखी सत भायऊ है तुलसी तिन सो मन फेरी न पाए, यह मार्ग आज किशोर वधु वैसी समेत सुभाई सिधाए। इन पंक्तियों में कौन सा वार्णिक छंद का प्रयोग हुआ है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरी सवैया का प्रयोग हुआ है। सॉल्यूशन देखिए, दी गई पंक्ति सुंदरी सवैया छंद का उदाहरण है जो कि एक वार्णिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 25 वर्ण होते हैं। काउंट करेंगे ना तो आपको इसमें प्रत्येक चरण में आपको जो है 25 वर्ण देखने को मिलेंगे। काउंट करके देख लेना, 25 वर्ण मिलेंगे। और जहां पर भी 25 वर्ण देखने को मिल जाए काउंट करने के बाद में, तो वहां पर कौन होता है? सुंदरी सवैया होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आएंगे, यहीं पर लोग जो है मात खा जाएंगे। लेकिन हम इस तरह से आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। अब ये PYQ करवा देंगे, 500 प्रश्न PYQ हो जाएंगे, फिर चैप्टर वाइज उठा लेंगे, 5-5 चैप्टर करके लगभग 500 प्रश्न आपको हम चैप्टर वाइज भी दे देंगे। तो बहुत बढ़िया तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी, है ना, कम समय में। देखिए वाक्य हमने पंडित जी से पूजा करवाई, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? बताइए कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? करवाई है, पंडित है, पूजा है, हमने है, कौन सी है भैया प्रेरणार्थक क्रिया? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 करवाई। जब कोई भी कार्य किसी दूसरे के द्वारा करवाया जाता है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए तो यहाँ पर करवाई जो है वो एक प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? कह रहे हैं निम्नलिखित में से शब्द व्यंग और व्यंग्य के सही अर्थ का बताइए। सही अर्थ का मतलब सही अर्थ का भेद बताइए। यानी इस व्यंग और इस व्यंग का क्या होता है? यानी ये आपके क्या है? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं। बताइए क्या अर्थ हो जाएगा इस व्यंग का और इस व्यंग्य का? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आप लोग देख लीजिए सारे ऑप्शन को। अपन चलते हैं आंसर की ओर। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस व्यंग का अर्थ है अपंग और इस व्यंग्य का अर्थ है परिहास। ठीक है, तो व्यंग का अर्थ अपंग और व्यंग का अर्थ परिहास हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए 9 नंबर देखिए। 9 नंबर क्या है? कह रहे छंद डैश प्रकार के होते हैं। बताइए छंद कितने प्रकार के होते हैं? 4, 8, 6, 2, कितने प्रकार के छंद होते हैं मेरे भाई? बताइए जल्दी से, पता तो हो गई आप लोगों को। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 प्रकार के छंद होते हैं। यानी छंद की जो प्रकार है वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। आइए देख लेते हैं सॉल्यूशन में। देखिए छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मात्रिक होता है जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है और दूसरा वार्णिक होता है जिनमें वर्णों की गणना की जाती है। अभी आपने जो देखा था ऊपर वो कौन सा था? वार्णिक था। ठीक है ना, बाकी यमक अलंकार हो गए या फिर पुनरुक्ति प्रकाश हो गए, ये सारे क्या होते हैं? ये आपके मात्रिक हो जाते हैं। यहाँ पर मात्राएं गिनी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 क्या है यार? अनार खा लिया है और अनार के दाने पढ़ाने नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, वो कहीं जीभ में चिपक गए हैं, कहीं इधर उधर हो गए, तो परेशानी कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? बताइए कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? मधुशाला, जानकी मंगल, रामचरित मानस या फिर विनय पत्रिका? तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है जो मधुशाला है वो किसकी है? ये हरिवंश राय बच्चन जी की है, यानी कि ये जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं उनकी है। अच्छा, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो जितनी भी आपकी शराब से संबंधित, मधुशाला हो जाएगा, मधु कलश हो जाएगा, तो मधु शब्द जहाँ पर लगा मिल जाए तो 99% वो आपको किसकी होंगी? वो हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध कृति मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कालजयी रचना है। बाकी तीनों रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ें। वीडियो को लाइक करना भाई, शेयर करना हर जगह। ऐसा मत किया करो, है ना। क्या हुआ था अभी कल हमने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई, ठीक है,
लोगों ने उसको देखा ही नहीं, ना ही उसको शेयर किया। तो इसमें ये लगता है ना, इतनी मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं, है ना, गर्मी में बैठ कर के वीडियो बना रहे हैं, लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो खुद को भी ये लगता है यार कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं हम, है ना, वीडियो नहीं बनाए क्या, केवल थ्योरी दे करके खत्म करें क्या, है। तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको कितना शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं। प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, यानी वर्तमान वर्तमान काल में भी उसकी अपूर्णता का बोध हो रहा है, यानी वो काम जो है पूर्ण नहीं हुआ है। अब इसको हम क्या कहेंगे बताइए, अपूर्ण वर्तमान कहेंगे, आसन्न भूतकाल कहेंगे, हेतु हेतुमत भूतकाल कहेंगे, या फिर हेतु हेतुमत भविष्यकाल कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे भाई। पहली बात तो वर्तमान की बात हो रही है, तो यहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए था कि वर्तमान काल ही कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, अपूर्ण कहेंगे, यानी काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो खुद भी कह रहा है अपूर्णता का बोध हो रहा है, और कहाँ हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, तो सीधी सीधी बात हो जाएगी, वर्तमान अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। देखिए, वर्तमान काल में जो कार्य चल रहा हो और पूरा ना हो, जैसे वह खेल रहा है, अभी भी खेल रहा है, ठीक है, उसे अपूर्ण वर्तमान या फिर तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। अब ये मत कहना सर उसमें अपूर्ण वर्तमान नहीं दिया था, तात्कालिक दिया गया था, तो भाई अपूर्ण वर्तमान को ही तात्कालिक वर्तमान कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ें, चलिए प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित शब्द समूहों में कौन सा विकल्प योग रूढ़ शब्दों का सही उदाहरण बताइए। योग रूढ़ शब्दों का सही उदाहरण कौन सा हो जाएगा। सामाजिक, विद्यालय, राजपुत्र। बाकी चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए आप आराम से, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, सीधे आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीलकंठ, गिरधारी, दशरथ। ये ऐसे शब्द हैं जो योग रूढ़ हैं। क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं। तो वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ यानी प्रसिद्ध हो जाते हैं, वो योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ कौन है भैया, भगवान शिव को नीलकंठ कहते हैं, तो ये फेमस हो गया है। अगर कोई नीलकंठ कहेगा तो आपके दिमाग में तुरंत भगवान शिव की फोटो आ जाएगी, ठीक है। गिरधारी, गिरधारी मतलब भगवान कृष्ण। किसी ने कहा गिरिराज, गिरधारी, तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा गिरिराज मतलब भगवान कृष्ण। उन्होंने गिरी को यानी पर्वत को अपने उंगली पर धारण किया है, तो गिरिराज हम उनको कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो यौगिक हैं, यानी दो शब्दों से मिलकर के बने, नील प्लस कंठ से मिलकर बने हैं, लेकिन एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी यानी कि नीलकंठ, गिरधारी, दशरथ, ये योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 13 नंबर पर चलते हैं। देखिए 13 नंबर क्या है, तब तो बहता समय शिलासा जम जाएगा। उपयुक्त पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है, आपको बताना है। ये इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, श्लेष है, उपमा है, कौन सा है भैया। चलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। भाई सासी से मिल गया ना, जहां पर भी सासी से मिल जाइए समझ लीजिए उपमा अलंकार हो जाएगा, है ना। देखिए इस पंक्ति में शिलासा, शिलासा में सा वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें कि समय की तुलना शिला अर्थात पत्थर से की गई है। यहाँ पर जहाँ पर भी तुलना होती है या फिर सासी से लगा मिल जाता है, वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है मेरे भाई। चलिए प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है, उसे हम क्या कहते हैं बताइए। क्या कहेंगे, भाववाच्य, कर्मवाच्य, क्रियावाच्य, कर्तवाच्य। तो भाई भावना की प्रधानता हो रही है ना मेरे भाई, भावना की है तो भाववाच्य होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 31 मार्च को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। चले आगे बढ़े, अब ये तो समझ में आ गया। उदाहरण जैसे उससे चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, ऐसे शब्द कहीं पर भी आए तो यहाँ पर भावात्मक जो है भाववाचक क्रिया होती है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रचनाकार धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई है बताइए। धर्मवीर भारती द्वारा कौन सी लिखी, कनुप्रिया, आग का आईना, मधुशाला, दीपशिखा, कौन सी है भैया। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक कनुप्रिया जो है वो धर्मवीर भारती की है, ठीक है। देखिए तो कनुप्रिया धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक प्रसिद्ध काव्य रचना है जो राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है, ठीक है। ठंडा लोहा, ये सब जो है इन्हीं की है, किसकी, धर्मवीर भारती की। चलिए प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 क्या है, थोड़ा स्पीड को भी बढ़ाते हैं, 100 प्रश्न करने हैं अपन को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभी उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया है। अभी उपसर्ग का प्रयोग करके कौन बनाया, उपसर्ग का मतलब जानते हैं ना, आगे लग करके, बताइए कौन सा है। अभिरक्षा, अपशब्द, अध्यादेश, अवतार। साफ साफ दिख रहा है सर, अभिरक्षा जो है इसमें अभी उपसर्ग लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही अर्थ मतलब आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखिए, 17 नंबर है, व्यंजनों के उच्चारण की दृष्टि से कठोर तालु के मध्य का भाग डैश कहलाता है। जब जीवा की उल्टी नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को डैश कहते हैं। दो आपसे पूछे गए हैं, क्या होगा इसका आंसर। कंठ, कंठस्थ व्यंजन कहलाता है। मूर्धा से टच करता है, मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है। ओठ से टच करता है, दंत व्यंजन कहलाता है। या फिर तालु से टच करता है, तालव्य व्यंजन कहलाता है। क्या हो जाएगा भैया,
जो अपने जीभ का जो कठोर वाला तालु के मध्य भाग से टकराता है तो हम इसको क्या कहते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मूर्धा और मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा। यानी कि देखिए व्यंजनों के उच्चारण स्थान की दृष्टि से कठोर तालु के मध्य भाग, अपना ऊपर वाला तालु है ना, तालु के मध्य भाग को हम मूर्धा कहते हैं। तो मध्य भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, मूर्धन्य कहलाता है, यानी कि मूर्धा कहलाता है। और जब जीवा की उल्टी नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है, यानी उसी से अपना बोलते समय अपना जो निचला भाग है जीभ का, भाई इस तरह का जीभ है, तो ये जो नुकीला भाग है ये जब मूर्धा से टच करता है तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को हम क्या कहेंगे, मूर्धन्य ध्वनि कहेंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी मूर्धा और मूर्धन्य व्यंजन। चलिए, जैसे आपका टावर्ग है ये मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, व्यंजनों के उच्चारण स्थान की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता क्या कहलाता है। बताइए, जब तालु को, कठोर तालु को जीवा का अग्रभाग टच करेगा तो हम क्या कहेंगे, मूर्धन्य, दंत, तालव्य या फिर कंठ। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तालव्य। ठीक है, अभी क्या हो रहा था, तालु के बीच वाले भाग को टच कर रहा था। जैसे ऊपर आपने जीभ लगाइए, जल्दी लगाइए, तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर जीभ आपकी बिल्कुल बीचों बीच लगती है तो ये तो आपकी मूर्धा हो जाती है। ठीक है, अगर आपकी जीभ यहाँ पर लग रही है तो क्या हो जाती है, तालु हो जाती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। और इस प्रकार के व्यंजन को हम क्या कहते हैं, तालव्य व्यंजन कहे जाते हैं। और ये 4 वर्ग के जो व्यंजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तालव्य कहलाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 19 नंबर देखिए, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे हम क्या कहते हैं। बताइए, ये पूरा डैश हो गया भैया, क्या कहेंगे, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाव या फिर क्रियावाच्य। तो भाई कर्म की बात हो रही है तो उसको हम कर्मवाच्य ही कह देंगे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ पर कर्म पर पूरी बातें डिपेंड हो रही हैं, यानी पुस्तक पर सारी बातें डिपेंड हो रही हैं, तो कर्मवाच्य यहाँ पर हो जाएगा। चलें 20 नंबर पर चलें। देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है, कह रहे हैं वाक्य, यदि वह मेहनत करता तो परीक्षा में सफल हो जाता, निम्नलिखित में से किस काल का उदाहरण है मेरे भाई। बताइए, आसन, भूतकाल, अभी चारों पढ़ लो आप, ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं। प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेतु हेतु मत भूतकाल। कहीं पर भी ऐसी कंडीशन दी जाए कि यदि वह पढ़ता तो सफल हो जाता, यदि शुक्ला सर के नोट्स ले लेते तो सिलेक्शन हो जाता। तो यहाँ पर क्या कंडीशन दी जा रही है ना, और जहाँ पर भी कंडीशन दी जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। जहाँ पर शर्त वाली बात आ जाए वहाँ पर हेतु हेतु मत भूतकाल होगा। और भूतकाल की बात की जा रही है ना, आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद आप सोचो कि शुक्ला सर के नोट्स ले लिए होते आज तो काम हो गया होता मेरे भाई। तो वो भूतकाल की बात हो रही है, एग्जाम होने के बाद की बात हो रही है ना, तो इसलिए वहाँ पर हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। भूतकाल में जब कंडीशन दी जाती है तो हेतु हेतु मत होता है। 21, निम्नलिखित में से त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए, यानी इसमें से कौन सा वाक्य सत्य लिखा हुआ है। त्रुटि रहित का अर्थ होता है जिसमें त्रुटि ना हो। ठीक है, लेकिन त्रुटि रहित का अर्थ है त्रुटि रहे, नहीं भैया, त्रुटि ना हो उसको हम त्रुटि रहित कहते हैं। यानी कि सत्य वाक्य की पहचान करिए भैया। इसमें से बताइए, चारों ऑप्शन पढ़िए। यदि वह आता तो मैं जाता, शिक्षक ने छात्रों से कहा कि भारत उनका देश है, जो ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही गाड़ी चल दी, जब मैं पढ़ता हूं तभी तुम आ जाते हो। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यदि वह आता तो मैं जाता, यही बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी सारे के सारे क्या हैं, गलत लिखे हुए हैं, बाकी सब में अशुद्धियां हैं। चलिए 22 नंबर देखिए, 22 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। बताइए बेमेल कौन सा है, वारिध, खबर, समाचार, वृतांत, कौन सा इसमें से बेमेल हो जाएगा भाई। खबर, समाचार, वृतांत ये तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन वारिध जो है वो अलग लग रहा है, तो वारिध जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, वारिध समुद्र होता है, ओशिन को हम वारिध कहते हैं। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द है, जबकि खबर, समाचार, वृतांत ये एक ही अर्थ बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें अलग कौन सा हो जाएगा, वारिध हो जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची। 23, वाक्य है मैं ऑफिस जाता हूं में मुख्य क्रिया निम्न में से क्या है। बताइए क्या है मुख्य क्रिया इसमें से, मैं है, जाना है, ऑफिस है, हूं है, क्या हो जाएगा मेरे भाई मुख्य क्रिया। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो जाना है वो यहाँ पर मुख्य क्रिया हो जाएगा। भाई कहाँ जाता है, ऑफिस जाता है, तो मुख्य काम क्या करना है, क्या कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जाना जो है ये यहाँ पर मुख्य क्रिया हो जाएगा। वाक्य में मूल कार्य क्या होता है उसी को हम मुख्य क्रिया कहते हैं, तो मूल काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, अर्थात जाना यहाँ पर मुख्य क्रिया हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 24 नंबर, निम्नलिखित में से मुहावरा हाथ पर हाथ धरे बैठना इसका क्या अर्थ हो जाएगा। विवेक से काम लेना, खूब तंग करना, आनंद विभोर होना, बेकार बैठे रहना। सही सही दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी, बेकार बैठे रहना जो है वो सही अर्थ हो जाएगा, हाथ पर हाथ धर करके बैठना। ठीक है, तो हाथ पर हाथ धरे बैठना मुहावरे का अर्थ बिना कोई प्रयास या काम किए खाली बेकार बैठे रहना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को भले ही कम समय दिख रहा है, भले ही 1 महीने का टाइम मिला हुआ है, 1 महीने का टाइम दिए समझिए बहुत है हमारे लिए। 1 महीने में तो पूरी नोट्स कवर कर लेंगे, पूरा MCQ लगा लेंगे, पूरा PYQ लगा लेंगे, सर की क्विज प्रैक्टिस भी कर लेंगे। कहाँ से जाएगा पेपर मेरे भाई, यहीं से आएगा पेपर। ठीक है, चलिए इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। अभी हमने जो पेपर एनालिसिस किया ना 2023 वाला, 176 नंबर से लेकर के 200 तक क्वेश्चन जो है वो हिंदी के थे, यानी 25 नंबर आपके फिक्स हैं हिंदी के। अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, सारी मैराथन देख लोगे, 5 की 5 मैराथन चैप्टर वाइज कर लोगे, तो ये 25 नंबर फिक्स है मेरे भाई।
ठीक है। और ये 25 नंबर बहुत ज़्यादा सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण भी हैं, है ना। आगे बढ़ें। स्पेशली माइनस मार्किंग में हिंदी में तो एक भी क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए, और जगह हो जाए लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए, और जगह भी हम नहीं होने देंगे। करंट अफेयर भी करा दिया आपका, 500 क्वेश्चन करंट के दे दिए हैं, 500 क्वेश्चन और आपको दे देंगे। अच्छा, एक प्लेलिस्ट अलग से बना दे रहे हैं जिसमें 2500 जो 2500 क्वेश्चन जीके जीएस करा रहे हैं ना, उसके वहाँ पर सारी वीडियो ऐड कर देते हैं। बहुत लोग कह रहे थे सर 2500 क्वेश्चन जो जीके जीएस के करा रहे हैं उसको एक अलग प्ले लिस्ट में कर दो, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने नोट्स लिया उनके पास तो PDF मिल ही जा रही है, लेकिन जो वीडियो देखते हैं उनको समस्या होती है, तो हम एक अलग प्ले लिस्ट बना दे रहे हैं 2500 जीके जीएस और PY की जो हम करा रहे हैं विभिन्न एग्जाम्स के। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरवंश राय बच्चन की नहीं है? नहीं शब्द लगा है भाई, मधुमाला, मधुसागर, मधुकलश, मधुशाला, कौन सा इसमें से नहीं है? अरे सर ये तो चारों में मधु लग गया, सही आंसर मधुसागर हो जाएगा, ठीक है। मधुसागर जो है वो हरवंश राय बच्चन की नहीं है, बाकी मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला ये तीनों हरवंश राय बच्चन की हैं, ठीक है। चलिए, तो मधुसागर क्या है? मधुसागर उनकी रचना नहीं है। आगे बढ़ते। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, ये तीनों जो है ना, ये तीनों मिलकर के क्या कहलाती हैं? मधुत्रयी कहलाती हैं, ठीक है। कहीं आपसे पूछ ले इनमें से कौन सी रचना मधुत्रयी की नहीं है, तो भी आप कहेंगे मधुसागर नहीं है। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश ये तीनों मधुत्रयी की रचना है हरवंश राय बच्चन की, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं आपको। 26 नंबर, निम्नलिखित में से रचना निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? भाई कौन ने लिखा है निशा निमंत्रण? अच्छा, रचनाकारों की अलग से वीडियो देंगे हम, ठीक है ना। जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सबको मिला करके लगभग मान के चलिए कम से कम 150 हम आपको लेखकों की लिस्ट दे देंगे, उसको पढ़ जाना भैया। जो PYQ पूछे गए हैं वहीं से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 से 3 प्रश्न आपको दिख रहे हैं कि नहीं, रचनाकारों के पूछ ले रहे हैं, है ना। तो ये भी आपको हम करवा देंगे। बताइए, अब ये 25 प्रश्न जो है वो शिफ्ट 1 के हो गए हैं, कब के? 31 मार्च के। और अब जो है शिफ्ट 2 31 मार्च या फिर सच 1 अप्रैल का है, ठीक है। 1 अप्रैल का है, यहाँ से 1 अप्रैल के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए देख लें। चलिए, निम्नलिखित में से रचना निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? ये रहे 4 ऑप्शन। किसने लिखी है? निशा निमंत्रण, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरवंश राय बच्चन जी के द्वारा निशा निमंत्रण लिखी गई है। हरवंश राय बच्चन के से बहुत क्वेश्चन पूछे थे इन लोगों ने पिछली बार, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 27 देखो। प्रश्न नंबर 27 है, वाक्य ये उनके सामने इतनी गालियां दें तो झगड़ा हो ही जाए, निम्नलिखित में से किस काल का उदाहरण है? ये किस काल का उदाहरण है मेरे भाई? हेतु मत का, भूतकाल का या फिर अपूर्ण वर्तमान काल का? किसका उदाहरण आपको ये दिखाई दे रहा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेतु मत भूतकाल का। ये उनके सामने इतनी गालियां दें, यानी कि गालियां दें यानी आगे की बात कह रहा है कि भाई उस व्यक्ति के सामने तुम इतनी गालियां देना कि झगड़ा हो ही जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी कि यहाँ पर जो लेखक है वो 2 लोगों में झगड़ा कराने का प्रयास कर रहा है। एक से कह रहा है इतनी गालियां देना कि झगड़ा हो जाए। तो कब देना? भविष्य में देना। इतनी शब्द लग गया, यानी कि कंडीशन की बात कर रहे हैं कि तुम गालियां नहीं दोगे तो झगड़ा नहीं होगा, तो इतनी गालियां देना कि झगड़ा हो जाए। तो यहाँ पर कहा, जहाँ पर भी कंडीशन की शब्द आए वहाँ पर क्या हो जाता है? हेतु मत भविष्य काल हो जाएगा। आगे बढ़ें, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। 28 क्या है? देखिए, कह रहे हैं कि वाक्य दिया गया मेरे भाई, वह लगातार इतनी मेहनत करे तो विद्वान हो ही जाए, निम्नलिखित में से किस काल का उदाहरण है? बताइए। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, किस काल का उदाहरण हो जाएगा? लगातार इतनी मेहनत करे तो वो विद्वान हो ही जाए, बताइए क्या होगा? सही आंसर आपका ये भी भविष्यकाल की बात की जा रही ना, इतनी मेहनत करे, इतनी शब्द लग गया यानी कंडीशन, और कंडीशन मतलब हेतु मत कि वो विद्वान हो जाए। विद्वान कब होगा? भविष्य में जाकर होगा। तो क्या हो जाएगा आपका? हेतु मत भविष्य काल सही आंसर होगा। सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। 29 देखिए, 29 क्या है? निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया का वाक्य का चयन कीजिए। प्रेरणार्थक में बताया था ना, किसी से काम करवा रहे हो आप तो क्या होता है? प्रेरणार्थक हो जाता है। वह पानी गिराता है? नहीं भैया। वह चलता नहीं? ये नहीं। राधिका से पानी गिरवाता है। किसी से दूसरा काम आप करवा रहे हैं तो वहां पर आपका क्या होगा? प्रेरणार्थक होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए 30 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से भाववाच्य का वाक्य बताइए, कौन सा इसमें से भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा? हमने आपको क्या बताया था? भाववाच्य की पहचान, उससे चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, गिरा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। अब देखो कौन सा इसमें, मैं सुबह पान खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पक्षी रात में सोते हैं, ये सब आपको जो है अलग अलग है, लेकिन हम लोगों से रोज नहाया जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा? भावना की बात कर रहे हैं, यानी मन में ये भावना है नहाने की कि नहाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये आपका भाववाच्य का सही उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ें, सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख लेना। 31 नंबर पर चलते हैं। देखिए 31 नंबर क्या कह रहा है? देखो सॉल्यूशन बताने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि हम आपको पहले ही समझा दे रहे हैं, है ना। बाकी आप सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। निम्नलिखित में से शब्द को व्यंजन और व्यंजन का सही अर्थ बताइए। वही आ गया ना, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ये आपका व्यंजन लिखा हुआ है, इसमें अंक की मात्रा नहीं लगी है, इसमें अंक की मात्रा लगी है। बताइए क्या होगा इसका? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंखा और आपका वर्ण या फिर खाद्य पदार्थ। अच्छा, जो तुम बीजना कहते हो ना, बीजना,
देखो अपने यहाँ कहते हैं नहीं बीजना, भिंडवरायना में स्पेशली कहते हैं बीजना। भैया वो बीजना नहीं होता है, वो व्यंजन हुआ करता था, ठीक है, व्यंजन हुआ करता था, उसी को अपन ने तोड़ मरोड़ कर बीजना कर दिया है। तो वे जो व्यंजन है ना उसका अर्थ है पंखा, और इस वाले व्यंजन का अर्थ है खाद्य पदार्थ। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ें। चलिए 32 नंबर पर चलते हैं। 32 नंबर देखिए क्या है। वर्तनी, व्याकरण एवं अनावश्यक शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? बताइए कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीता तथा गीता और राधा एक साथ पढ़ती है। ये जो है यहाँ पर ई लगना चाहिए था, एक साथ पढ़ती हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोग हो गए ना भाई, एक से एक अगर होता तो कहते सीता पढ़ती है। यहाँ पर सीता, गीता और राधा 3 है, तो आपको क्या कहना पड़ेगा, पढ़ती हैं, अंक की बिंदी लगानी पड़ेगी। इसलिए आपसे जो है एक वाक्य अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, यही वाला अशुद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए, कह रहे हैं वर्तनी, व्याकरण एवं अनावश्यक शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? बताइए कौन सा अशुद्ध हो जाएगा, इसमें भी आपको अशुद्ध ही छांटना है। ये 4 ऑप्शन है, पढ़ लीजिए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैंने बहुत परिश्रम उठाकर धन कमाया है। ठीक है, तो परिश्रम करके धन कमाया जाता है, परिश्रम उठा करके धन नहीं कमाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। हाँ, कष्ट उठा करके किया जाता है। ठीक है, तो अगर कष्ट की बात की जाए तो आप कह सकते हैं कष्ट उठा करके हमने ये काम किया है, और परिश्रम की बात की जाए तो आप कहेंगे परिश्रम करके इस काम को किया है। ठीक है ना, तो कष्ट उठाकर या परिश्रम करके होता है। अतः शुद्ध वाक्य होगा मैंने बहुत परिश्रम करके धन कमाया है, तो करके शब्द आएगा, ना कि उठाकर शब्द आएगा। 34 पर चलिए मेरे भाई। 34 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है बेवकूफ बनाकर लूटना? किसका अर्थ हो जाएगा मेरे भाई, ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उल्टे छुरे से मूड़ना। भाई कोई अगर आप सर मुड़ाने गए हैं और कोई उल्टे छुरे से सर को मूड़ रहा है तो मूड़ तो पाएगा नहीं, तो इसी को कहते हैं बेवकूफ़ बना करके लूटना, यानी कि उल्टे छुरे से मूड़ दिया, फिर कह दिया लाओ भैया पैसा दो, तुमने बढ़िया से 30-35 रुपए दिए और चले आए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उल्टे छुरे से मूड़ना अर्थात बेवकूफ़ बनाकर लूटना। आगे बढ़ें, 35 नंबर पर चलते हैं। 35 क्या है, निम्नलिखित में से असंगत बेमेल शब्द का चयन करना है आपको। जलधि, सागर, समंदर, विरक्ति। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है भाई ये तीनों जो हैं वो क्या है, समुद्र के पर्यायवाची हैं। विरक्ति शब्द यहाँ पर अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विरक्ति यहाँ पर अलग लिखा हुआ है। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 36 नंबर देखिए, 36 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य बताइए। सकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी, कर्म सहित। वह चलता है, पानी गिरता है, वह पानी गिराता है, वह रधिया से पानी भरवाता है। बताइए कौन सा हो जाएगा, सकर्मक की बात की गई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह पानी गिराता है। कर्म कर रहा है मेरे भाई, कर्म सहित है। क्या अब पूछो क्या गिराता है, पानी गिराता है। आंसर मिल जाए यानी ये सकर्मक है, आंसर ना मिले यानी अकर्मक है, और कहीं पर भी गिरवाता गिरवाता बात की जाए यानी दूसरे से काम करवाया जाए तो प्रेरणार्थक हो जाएगा। तीनों बातें समझ में आ गई मेरे भाई, तो जल्दी से लाइक कर दो। अब तो कर दो मेरे भाई लाइक, है ना, जल्दी से लाइक करो, जल्दी से लाइक करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि कैसी लग रही है आपको ये वीडियो। आगे बढ़े, चलिए 37 नंबर पर चलते हैं। देखिए अभी कल रिजल्ट आया, अभी आपको लास्ट में रिजल्ट दिखाएंगे मेरे भाई, और लोगों ने खुद कहा कि हाँ सर मज़ा आ गया, आपके नोट से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, बहुत हेल्प मिली थी, वो आपको लास्ट में दिखा देंगे। वैसे हमने पोस्ट डाल दिया कम्युनिटी पोस्ट पर, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए 37, निम्नलिखित में से कर्मवाचक का वाक्य बताइए। कौन सा कर्मवाचक का वाक्य हो जाएगा, ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन सा हो जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उनसे यह दुर्दशा नहीं देखी जा सकती, ये आपका कर्मवाचक का वाक्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए 38 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक छंद का प्रकार नहीं है, बताइए कौन सा छंद नहीं होता है। मुक्तक, वाणिक, मात्रिक, अनुप्रास। तो अनुप्रास क्या है, अनुप्रास तो सर अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुप्रास जो है वो छंद का प्रकार नहीं हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। 39 नंबर देखिए, 39 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए। देशज का अर्थ क्या होता है, जो अपने लोक भाषा का हो, यानी कि अपने आस पड़ोस की भाषा हो, खुद हमने जो बनाया हो, कहीं से लिया नहीं हो, देशज कहते हैं उसको। मजिस्ट्रेट, इजलास, झाड़ू, अपील। कौन सा देशज हो जाएगा मेरे भाई, बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। झाड़ू जो है वो हमारे यहाँ खुद का शब्द है, देशज शब्द है, तो झाड़ू सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर देखिए, 40 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी रचना रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी गई। देखो रचनाकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नहीं पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न आपको हर एक शिफ्ट में मिलेंगे। तो 25 प्रश्न हमने जो कराए थे उसमें भी रचनाकार के 3 प्रश्न आए थे, अगले 25 करा रहे हैं इसमें भी रचनाकार के 3 प्रश्न आएंगे। उसके बाद में 1 अप्रैल वाला कराएंगे, उसमें भी सेकंड शिफ्ट कराएंगे, उसमें भी रचनाकार के प्रश्न मिलेंगे। तो रचनाकार भाई 3 नंबर पक्के हैं, है ना। 40 निम्नलिखित में से कौन सी रचना केदारनाथ की है, बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। कनुप्रिया तो अभी सर धर्मवीर भारती की बताई थी, राधा कृष्ण का उसमें वर्णन होता है। मधुशाला सर अभी आपने बताई थी किसकी है, हरवंश राय बच्चन की है। तो आग का आईना और दीपशिखा 2 बच रही हैं, सही आंसर आपका आग का आईना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो है केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, प्रगतिवादी कवि हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 41 पर चलते हैं, देखिए 41 क्या है,
हरवंश राय बच्चन से बहुत प्रश्न ये लोग पूछते हैं, पता नहीं क्या लगाव है हरवंश राय बच्चन से। शायद हरवंश राय बच्चन ऐसी कविताएं लिखते हैं मधु से रिलेटेड, शराब से रिलेटेड, है ना। तो इस चक्कर में मान लीजिए जो पेपर बना रहा है वो कुछ हल्की फुल्की करता हो, तो उसने कहा यार हरवंश राय बच्चन को ले करके जरूर चलते हैं। ठीक है, तो बताइए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन बताइए। देखो थोड़ी बहुत हंसी मजाक होनी चाहिए, है ना। अगर हंसी मजाक नहीं होती तो क्लास बोरिंग लगने लगती है। ठीक है, तो उत्साह के साथ पढ़ेंगे, जल्दी भी करेंगे और हंसी मजाक भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो तद्भव का चयन कीजिए। बताइए तद्भव कौन सा है, शक्कर, गणना, श्मश्रु या फिर शाक। तो तद्भव के लिए हमने क्या बताया था, जो संस्कृत से आए लेकिन हमने बदल करके तोड़ मड़ोड़ कर अपने हिसाब से लिख दिया, वो तद्भव हो जाते हैं। कौन सा ऐसा इसमें से आपको दिख रहा है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए शक्कर। शक्कर जो है ये पहले शर्करा हुआ करता था, शर्करा से शक्कर बन गई थी, क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका तत्सम क्या होता है, शर्करा होता है। चलिए 42 नंबर देखते हैं, 42 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनु उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया। बताइए कौन सा अनु उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसरण शब्द जो है वो अनु उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया है। देखो यहाँ पर जो अभी तक रुका हुआ है ना, वो 101% है कि भाई वो पढ़ने वाला व्यक्ति है ना। नहीं तो जो आते हैं ना टाइम पास करने वाले, वो ये देखते हैं कहाँ पर शुक्ला सर का फेस दिख रहा है, कहाँ पर मैडम जी पढ़ा रही तो मैडम का फेस दिख रहा है, क्या कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं। ये सब देखने जो आते हैं ना, वो मुश्किल से 5 मिनट ही वीडियो देखेंगे, उसके बाद निकल लेंगे भैया इंस्टाग्राम चलाने के लिए। ठीक है, लेकिन जो बिना मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग के भी प्रश्नों को सॉल्व कर रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, तो वो अपनी टारगेट की ओर बढ़ रहा है। वो केवल यहाँ पर पढ़ने आया है, मस्ती मजाक के मूड में नहीं आया है ना। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम खराब करने नहीं आया है, इसीलिए हम भी टाइम खराब आपका नहीं करते हैं, 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, अनुसरण आपका सही आंसर होगा। चलिए 43 नंबर पर देखते हैं, 43 है, व्यंजन के उच्चारण दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता क्या कहलाते हैं। मतलब कि अगर सांस आप ले रहे हैं, सांस बाहर फेंक रहे हैं, तो दोनों ओष्ठ आपस में टकरा रहे हैं, तो इस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहेंगे, मूर्धन्य, ओष्ठ, तालव्य, कंठ। बताइए क्या कहेंगे, सही आंसर आपका हो जाएगा ओष्ठ व्यंजन कहलाएंगे, क्योंकि ओठों का प्रयोग हो रहा है, ओठों का प्रयोग करके हम बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, ओष्ठ व्यंजन कहलाएंगे। जैसे खुद ओष्ठ बोलकर देखिए, तो आपकी सांस जो है दोनों ओठों के बीच से निकलती है, तो ओष्ठ व्यंजन हम इनको बोलते हैं। बोल करके देख लिया करो इनमें, जैसे पा हो गया, पा, फा, बा, भा, मा, ये सारे क्या हो जाएंगे, ओठों को मिलाकर बोले जा रहे हैं, तो ये आपके ओष्ठ हो जाएंगे। 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया, किसमें उपसर्ग नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सफाई में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, बाकी इन तीनों में उपसर्ग लगे हुए हैं। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़िए 45 क्या है, अलंकार का प्रश्न है। देखिए, नील परिधान बीच सुकुमारी, खुल रहा था मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली के फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा है, रूपक है, सलेस है या फिर उत्प्रेक्षा है। कौन सा हो जाएगा, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेक्षा अलंकार की यहाँ पर बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ज्यों त्यों जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा होता है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, इन पंक्तियों में ज्यों वाचक शब्द आता है, तो ज्यों और त्यों जहाँ पर भी आ जाए समझ लीजिए क्या है, उत्प्रेक्षा है। सासी से जहाँ पर आ जाए क्या है, उपमा है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ें। चलिए 46 पर चलते हैं। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है। गुण स्वर संधि का सही उदाहरण कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, जलाशय, जलोर्मी, धनांधकार, मतलब घनांधकार या फिर छात्रावस्था। कौन सा होगा, गुण स्वर संधि की पहचान अभी बताई थी भाई, एक शब्द, एक जो है मात्रा लगी है तो गुण स्वर संधि है, 2 मात्रा लगी है तो वृद्धि स्वर संधि है। तो एक मात्रा कहाँ पर दिख रही है सर, जलोर्मी में दिख रही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है, ट्रिक आप दिमाग में रखिए, आप आराम से आंसर निकाल लेंगे मेरे भाई। 47 देखिए, अच्छा हिंदी की अभी इन्होंने हैंड रिटन पीडीएफ डाली है ना, हैंड रिटन पीडीएफ हिंदी की डाली है, अभी टाइपिंग वाली पीडीएफ भी डालने वाले हैं कुछ दिनों में। टाइपिंग वाली पीडीएफ भी आपको हिंदी की मिल जाएगी और इंग्लिश की भी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा कल आप क्या चाह रहे हैं, कल हमको बताइए, कल आप इंग्लिश के क्वेश्चंस चाह रहे हैं या फिर 2500 जो हमारी सीरीज चल रही है 2500 जीके जीएस की, कौन सा चाह रहे हैं। साथ में कंप्यूटर आएगा अलग से, है ना, कंप्यूटर के भी कल क्वेश्चन आएंगे। इन दोनों में से कौन सा चाह रहे हैं वो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, या फिर आप चाह रहे हैं कि भाई वो क्या कहते हैं मैनेजमेंट का क्वेश्चन चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं बता देना, है ना। चलें देखिए, तो व्यंजनों के उच्चारण स्थान की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती क्या कहलाते हैं। बताइए, ऊपरी दांतों को स्पर्श करेगी तो क्या कहलाएगी, 4 ऑप्शन ये रहे, सही आंसर दंत हो जाएगा। जब भी आप बोलते वक्त किसी भी आप शब्द को बोल रहे हैं और वो आपकी जीभ जो है ना, नुकीला स्थान दांत को टच कर रहा है, अगर दांत को टच कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, दंत व्यंजन कहेंगे। ठीक है, देखिए सब पूछ लिए थे, ऊपर की दोनों शिफ्ट में क्या पूछा था, ताला भी पूछा था, मूर्धा पूछी थी, दूसरे वाले में ओष्ठ पूछ लिया, यहाँ पर दंत पूछ ले रहे हैं। यानी कि यहाँ से भी एक अच्छा पॉइंट है कि 2 प्रश्न आपको यहाँ पर वर्णमाला से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जो अपना ता वर्ग होता है, ये पूरा ता वर्ग किसका होता है, दंत का होता है, ध्यान रखना है। चलें देखिए अगला, देखिए
निम्नलिखित में से असंगत बेमेल शब्द बताना है आपको। उदासीन, स्वीकार, अंगीकार, सहमति, कौन सा हो जाएगा बेमेल? सही आंसर आपका हो जाएगा उदासीन। भाई ये तीनों तो स्वीकार कर रहे हैं ना, स्वीकार कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, सहमति दे रहे हैं, यानी कि ये बात सहमति की बात की जा रही है। उदासीन का अर्थ है कि यानी कि स्वीकार नहीं कर रहे हैं, किसी भी बात के प्रति उदासीन है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो उदासीन हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर देखिए 49, कह रहे हैं चरण छंद कुछ पंक्तियों का समूह होता है। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण या मात्राएं होती हैं। इन्हीं पंक्तियों में चरण या डैश कहते हैं। इन पंक्तियों को हम क्या कहते हैं? चरण कहते हैं या फिर डैश कहते हैं। प्रथम व तृतीय चरण को विषम, दूसरे और चौथे चरण को सम कहते हैं। अब आपको ये बताना कि ये जो पंक्तियां होती हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, वर्ण कहते हैं, क्रम कहते हैं, पाद कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम इन पंक्तियों को क्या कहते हैं? पाद कहते हैं। यानी कि भाई प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से जो हम इनको काउंट करते हैं। तो जो पंक्तियां होती हैं उन पंक्तियों को पाद कहते हैं, और जो चरण होते हैं उन चरण को विषम या फिर दूसरे चरण को, मतलब इन जो डिफरेंस रहता है उसको हम चरण कहते हैं और पंक्तियों को पाद कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 50 नंबर, निम्नलिखित में से रचना समय सरगम के रचनाकार कौन है? बताइए, तीसरा प्रश्न है ये। ठीक है, देख लो, तीसरा प्रश्न है रचनाकार का। समय सरगम के रचनाकार कौन है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कृष्णा सोबती जो है वो समय सरगम की रचनाकार है। सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो प्रश्न आपको दिखेंगे वो 4/1/2023 पटवारी की पीडीएफ से आपको देखने को मिलेंगे, 176 से 199 तक। ठीक है, चलिए देखते हैं। 4 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट है शायद, ठीक है ना, तो 4 अप्रैल के ये प्रश्न है। चलिए देखो, हमने यहाँ पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 नहीं डाला है ना, तो पहले ही बता दिया ऊपर ही कि अभी 4 तारीख के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। 4 तारीख के क्वेश्चन है। देखिए 51 नंबर, वाक्य दिया है शायद प्रधानमंत्री जी आए, निम्नलिखित में से किस काल का उदाहरण है? बताइए। आसन, भूतकाल, संभाव्य, हेतु हेतु मत या फिर भविष्यकाल। देखो हेतु हेतु मत तो इसलिए नहीं क्योंकि कोई कंडीशन की बात नहीं की जा रही है, तो क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा। ये संभावना दर्शा रही है शायद प्रधानमंत्री जी आए, है ना, भविष्य में आएंगे तो संभाव्य भविष्य हो जाएगा। चलिए 52 नंबर देखिए, 52 नंबर क्या है? देखिए, उस असीम नीले अंचल में देख किसी की मृदु मुस्कान, मानो हंसी हिमालय की फूट चली करती कलगान। उपयुक्त पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? बताइए। मन मानो जन जानो आ गया भैया, जल्दी से देखो, मन मानो जन जानो कहाँ पर मिलेगा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेक्षा अलंकार। ज्यों त्यों, मन मानो जन जानो, किसका हो जाएगा? उत्प्रेक्षा का हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। 55 नंबर देखिए, तो सॉरी 53 नंबर, निम्नलिखित में से कर्तवाच्य का वाक्य बताइए। कौन सा कर्तवाच्य, किसमें आपको कर्तवाच्य देखने को मिल रहा है? ये रहे 4 ऑप्शन, चारों पढ़ लीजिएगा। सही आंसर की ओर चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए, मैं पुस्तक नहीं पढ़ सका। मैं अर्थात यहाँ पर कर्ता की बात की जा रही है, कर्ता आपको दिख रहा है, तो कर्तवाच्य यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वारा लगा होता तो कर्म हो जाता, ठीक है, द्वारा नहीं लगा है तो कर्तवाच्य होगा। सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। 54 नंबर देखिए, 54 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। कौन सा अशुद्ध वर्तनी है? ये 4 ऑप्शन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उज्ज्वल को ऐसे लिखा जाता है, उज्ज्वल, उज्ज्वल। ठीक है, तो डबल जा होता है और यहाँ पर सिंगल जा दे रखा है, इसलिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उज्ज्वल में डबल जा होता है और दोनों जा आधा होता है ना। चलिए 55 नंबर देखिए 45, छंद के संबंध में वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है क्या कहते हैं? बताओ, छंद से ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं तो वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को छंद की कंडीशन में हम क्या कहेंगे? क्रम कहेंगे, मात्रा, वर्ण या पाद, क्या कहेंगे मेरे भाई? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसी को तो हम मात्रा कहते हैं, है ना भाई। जो भी समय लग रहा है, जैसे कि आ, यानी इसमें क्या है? ये टाइम लगा ना आ बोलने में, भाई आ बोलने में क्या लगा? टाइम लगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मात्रा। इस पर बड़े आ की मात्रा लगा देते हैं। अगर हम जोर से बोलेंगे, धीरे बोलेंगे तो छोटी मात्रा लगाते हैं। तो जितना समय लगता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मात्रा लगाते हैं। चलें 56 नंबर देखते हैं, 56, निम्नलिखित में से वाक्य की पूर्णता यानी शुद्ध रूप त्रुटि रहित वाक्य का चयन करना जिसमें कोई भी गलती ना हो। बताइए कौन सा है जिसमें कोई भी गलती नहीं है, यानी पूरी तरह से सही लिखा हुआ है। चारों वाक्य पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके आंसर की बात करेंगे। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य होगा, यानी कि यही वाला ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 57 देखिए, 57 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? धर्मवीर भारती ने इनमें से कौन सी रचना नहीं लिखी है? कनुप्रिया, अभी बताया था, राधा कृष्ण जी का वर्णन है कनुप्रिया धर्मवीर भारती की। ठंडा लोहा, ऊपर ही बता कर आए, ठंडा लोहा भी किसका है? धर्मवीर भारती का है। 7 गीत वर्ष, ये भी धर्मवीर भारती का, लेकिन एकांत संगीत जो है वो धर्मवीर भारती का नहीं है, और यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो एकांत संगीत किसका है? हरिवंश राय बच्चन जी का है। ठीक है मेरे भाई, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत, ये आपके किसके हैं? धर्मवीर भारती के हैं। 58 देखिए, निम्नलिखित में से झुकाव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? रुझान, मर्तस्य, शैरंध्री, आश्वासन,
क्या होगा सही आंसर? रुझान। कहते नहीं भाई कि चुनाव के रुझान आ गए हैं। जैसे हमने अभी पोस्ट डाली थी कि जेल पहरी रिजल्ट आने के बाद में छात्रों के रुझान आ गए हैं। रुझान का अर्थ क्या होता है? छात्र खुद बता रहे हैं कि हाँ, शुक्ला सर के पीडीएफ नोट्स से बहुत हमको हेल्प मिली थी। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? रुझान कहते हैं कि ये जो चुनाव है वो किस ओर झुक रहा है। तो झुकाव का क्या हो जाता है? ये पर्यायवाची हो जाता है। पहली बार सुन रहे हो गया ना? ये तो बहुत बार सुना कि भाई चुनाव के रुझान आ रहे हैं, लेकिन रुझान का अर्थ क्या होता है? रुझान का अर्थ होता है झुकाव, है ना। जब रिजल्ट को काउंट करने लगते हैं ना, तो हम कहते हैं इसके रुझान आ रहे हैं। फिर जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तब हम कहते हैं भाई ये जीत गया या हार गया, नहीं तो तब तक रुझान ही चलते रहते हैं। ठीक है, चलिए 58 नंबर हो गया है। अब आपको वो दिखा देते हैं जिन लोगों को सफलता मिली है। वापस से 58 नंबर पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन लोगों को अभी हाल ही में कल परसों रिजल्ट आया है जेल पहरी का, तो ये आप देख सकते हैं। पहले आपको दिखा दें जो हमारा ग्रुप है उसमें आप कैसे नोट्स से एंट्री करेंगे। देखिए, जब आप नोट्स ले लेंगे तो आपको जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड की जाएगी उस पर क्लिक करेंगे, ज्वाइन ग्रुप करेंगे। ज्वाइन ग्रुप करते ही आप इस तरह के एक इंटरफेस में पहुंच जाएंगे। इसमें क्या क्या मिलेगा देखिए। तो सबसे ऊपर कंप्यूटर और सामान्य विज्ञान दिया हुआ है, यानी कि इसमें कंप्यूटर के पूरे नोट्स रहेंगे और विज्ञान के पूरे नोट्स रहेंगे। इसमें सारे नोट्स डाले जा चुके हैं, कंप्यूटर के भी और साइंस के भी, और साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाले जा चुके हैं। ठीक है, फिर आपका सामान प्रबंधन मैनेजमेंट दिखेगा। मैनेजमेंट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स, पीवाईक्यू, एमसीक्यू सब रहेंगे। उसके बाद मैथ रहेगा। मैथ के पीवाईक्यू, एमसीक्यू, मैथ के अभी परसों ही क्लास कराई है, ठीक है, और इसके थ्योरी नोट्स मिलेंगे। फिर सामान्य ज्ञान, जी के जीएस, करंट अफेयर, जो बाकी के सब्जेक्ट होंगे वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। ज्योग्राफी और जो है हिस्ट्री वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन में। इसी में 2500 क्वेश्चन की सीरीज की भी पीडीएफ जा रही है। ठीक है, 600 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर डले हुए मिल जाएंगे इसी में। फिर हिंदी और इंग्लिश, हिंदी आज करा दे रहे हैं, इसके 100 क्वेश्चन और पूरे 500 क्वेश्चन इसी वाले सेक्शन मिलेंगे। और कल अगर हम इंग्लिश कराएंगे तो इंग्लिश के भी क्वेश्चन आपको इसी मिलेंगे। फिर ये रीजनिंग के हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा क्लिक करके आप वो सब्जेक्ट आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हो। टेलीग्राम जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब चलो उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों का अभी हाल ही में कल सिलेक्शन हुआ है और उनका क्या कहना है। ये देखिए, एक दीदी हैं, इन्होंने अपना रिजल्ट शेयर किया। हमने कहा भाई कांग्रेचुलेसन दीदी, आपका सिलेक्शन हो गया। फिर उन्होंने क्या कहा है, सर आपके नोट्स से ही प्रिपरेशन की थी मैंने, ना मैंने कोई मॉक टेस्ट दिया, ना ही कहीं और से प्रिपरेशन की, आपके नोट्स पर भरोसा किया बस। थैंक यू सो मच सर, आपके कंटेंट में बहुत, सच में बहुत दम है, और वंस अगेन थैंक यू सो मच। ठीक है, तो इनका डिप्टी जेलर के लिए सिलेक्शन हुआ है। समझ लो, डिप्टी जेलर यानी सहायक उप अधीक्षक जेल वाला, उसमें सिलेक्शन हुआ है भाई दीदी का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक और है, इनका क्या कहना है देखिए। सर जेल पहरी में हो गया है, और पता नहीं इसमें क्या, थोड़ा ब्लर फोटो ले ली है। ठीक है ना, आपके क्वेश्चन से बहुत फायदा हुआ। ठीक है ना, तो ये इन्होंने लिखा है। उसके बाद में एक ये एक्स सर्विसमैन देख सकते हैं, इंडियन आर्मी में है। ठीक है, इंडियन आर्मी में थे, वहाँ से रिटायर हुए हैं। देखो, डियर शुक्ला सर, आई एम एक्सपेंस शॉर्टलिस्टेड बाय जेल पहरी एग्जामिनेशन, आई हैव प्रिपेयर योर ऑनलाइन क्लास, सो आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच सर फॉर योर हार्ड वर्क एंड गाइडेंस, एंड आई थिंक द सक्सेस कम बाय सक्सेस जंक्शन। ठीक है, तो इन्होंने खुद कहा है कि भाई हमारी सक्सेस जो है वो सक्सेस जंक्शन से मिली है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने कहा सर जैसा जैसा आपने बताया था वैसा वैसा मैंने किया, आपने जैसे जैसे गाइड किया था, टेस्ट वगैरह सब कुछ हमने आपके उससे ही दिया था, और पीवाईक्यू भी लगाए थे, और इनका भी सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, यानी कि इनका फेज 1 निकल गया है, सेकंड फेज के लिए अब ये फिजिकल के लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और भाई हैं, सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला सर, आपके पढ़ाने का तरीका और सुपर नोट्स बहुत ही बेहतरीन है, कम पैसे में अगर तैयारी करनी हो तो सक्सेस जंक्शन ही सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये आप खुद देख सकते हैं जिन लोगों का सिलेक्शन, जिन लोगों का एग्जाम निकला है वो लोग क्या कह रहे हैं। तो ये आपके पास ही मौका है, कम पैसे में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और कम टाइम में तैयारी करना चाहते हैं तो आप सक्सेस जंक्शन को प्रेफर कर सकते हैं, सक्सेस जंक्शन के टेलीग्राम सुपर सिलेक्शन नोट्स को। ठीक है, तो बैच में ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, ऊपर आपको पूरी प्रक्रिया बता दी गई है। चलो 58 पर पहुंच चुके थे, 59 पर हम चलते हैं। 59 नंबर देखिए कहाँ पर है, 59 नंबर 56 हो गया, 57, 58, 59 ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखी गई है? बताइए, यामा उर्वशी चिदम्बरा कितनी नावों में कितनी बार? कौन सी सुमित्रानंद पंत की है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी चिदम्बरा हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, शुरू में 3 प्रश्न दे दिए राइटर्स के, है ना, 1 अप्रैल वाली शिफ्ट में। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चिदम्बरा प्रकृति सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत की रचना है, जिनके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। यामा महादेव वर्मा की है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है, और कितनी नावों में कितनी बार ये हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय सबसे बड़ा नाम है इनका पूरी हिंदी में। अगला वाक्य, उनसे यह दुर्दशा नहीं देखी जा सकती में कौन सा वाच्य? रिपीट हुआ ये प्रश्न। ठीक है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्ता या फिर क्रियावाच्य, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, सेम टू सेम रिपीट हो गया था। चलो, दीपशिखा के रचनाकार कौन है भाई, ये बताओ। भवानी प्रसाद मिश्र, मीराबाई, महादेव वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दीपशिखा के रचनाकार कौन है? महादेव वर्मा है। ठीक है, चौथा प्रश्न किसका? राइटर्स का। तो देख लो राइटर्स के कितने प्रश्न आते हैं, है ना, उस हिसाब से तैयारी करना। दीपशिखा 1942 में लिखी गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य त्रुटि रहित वाक्य बताना है जो पूर्णतः शुद्ध लिखा हुआ है। बताइए, चारों पढ़ लीजिए फिर आप बताइए।
चलिए आंसर करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको छोड़कर सभी आए थे, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा है, बाकी सारे अशुद्ध लिखे हुए हैं। ठीक है, सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 63 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का सही उदाहरण है? बताइए वृद्धि स्वर संधि का सही उदाहरण कौन सा? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर सदैव हो जाएगा। अभी बताया था, एक मात्रा लगी है तो गुण स्वर संधि है, 2 मात्रा लग जाए तो वृद्धि स्वर संधि। सदैव आपका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? कौन सा विकल्प है जिसमें सारे शब्द पुल्लिंग लिखे हुए हैं? चारों पढ़ लीजिए, चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिए। सही आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिच्छू, रीछ और जुगनू ये पुल्लिंग लिखे हुए हैं। जो आप सभी शब्द हैं वो पुल्लिंग लिखे हुए हैं। अगला देखिए 65 नंबर है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति अच्छी मति सो चाहो बूढ़े पूछन जाओ, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरे हिसाब से जहाँ तक है सी है। बड़े बूढ़ों की सलाह से कार्य सिद्ध हो सकते हैं, यानी कुछ भी अगर अच्छा समझना है, सीखना है तो बड़े बूढ़े लोगों के पास में आपको जाना चाहिए। ठीक है। 66 नंबर देखिए, छंद शास्त्र में डैश 2 प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु। यानी ये लघु और गुरु क्या है? यति है, पाद है, वर्ण है, क्रम है। क्या है भैया लघु और गुरु? तो ये आपका वर्ण हो जाएगा। लघु और गुरु यानी कि ये आपका लघु होता है ना, और ये आपका गुरु होता है, ऐसे ही तो होता है। तो लघु और गुरु जो है ये मात्रा के प्रकार होते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका वर्ण हो जाएगा, वर्ण के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो छंद शास्त्र में वर्ण और मात्रा 2 प्रकार के माने जाते हैं, या तो वर्ण कह लो या मात्रा कह लो, एक ही बात है। ठीक है, ह्रस्व यानी लघु, दीर्घ यानी कि गुरु। ठीक है, लघु वर्ण की 1 मात्रा गिनी जाती है यानी 1 हो जाता है, गुरु वर्ण की 2 मात्रा गिनी जाती है, गुरु हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए 67 नंबर देखिए, मूल धातु उठ का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी उठ धातु का द्वितीय प्रेरणार्थक पूछ रहा है। उठाना, उठा, उठवाना या फिर उठना, क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका उठवाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो उठ धातु का जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है वो क्या हो जाएगी? उठवाना हो जाएगी, और प्रेरणार्थक क्रिया का ये उदाहरण हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। 68 नंबर पर चलते हैं। 68 देखिए, कह रहे हैं व्यंजनों के उच्चारण स्थान की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओठ दांतों को स्पर्श करता है क्या कहलाता है? बताइए, नीचे वाला ओठ दांतों को टच कर रहा है, क्या कहलाएगा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ लीजिए चारों ऑप्शन। सही आंसर आपका दंतोष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, दांत और ओष्ठ दोनों मिलकर के अगर काम हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, चलिए 69 देखिए। 69 क्या है? कह रहे हैं वाक्य, वह रोज इतनी रात को आए तो लोग उसे कुल्टा की कहने लगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस काल का होगा? बताइए किस काल का होगा? अगर वो रोज इतने टाइम पर आए तो लोग उसे क्या कहने लगे? कुल्टा की कहने लगे। बताइए क्या कहेंगे? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये तो कन्फर्म है, कंडीशन दे रहा तो हेतु मत होगा, लेकिन कौन सा होगा? हेतु मत भविष्य काल होगा, क्योंकि क्या कह रहे हैं? अगर वो आए यानी भविष्य में आए तो हेतु मत भविष्य काल हो जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए, शर्त दी जा रही है तो हेतु मत तो होना ही था। चलिए 70 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन सा यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है? बताओ, अशुद्ध नहीं पूछ रहा है इस बार शुद्ध पूछ रहा है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, अनधिकार हो जाएगा। अनधिकार बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। 71 नंबर पर चलते हैं। 71, निम्नलिखित में से पत्थर का तत्सम शब्द क्या होगा? बताइए पत्थर का तत्सम क्या होगा? प्रस्तर, पथराव, प्लास्टर या फिर सैया? सही आंसर हो जाएगा प्रस्तर कहते थे हम, है ना। कहता नहीं कि वो इतिहास में हम क्या कहते हैं? प्रस्तर युग। ठीक है ना, प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर, और ये प्रस्तर हम किस में कहते हैं? संस्कृत में कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो तत्सम हो जाएगा वो क्या होगा? प्रस्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, सॉल्यूशन देख लीजिए। 72 नंबर देखिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है? कहाँ पर उपसर्ग नहीं लगा है? ये रहे 4 ऑप्शन। कहाँ पर नहीं लगा मेरे भाई उपसर्ग? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, योग्यता में उपसर्ग नहीं लगा, बाकी सब में उपसर्ग लगा हुआ है। कौन कौन सा लगा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 73 निम्नलिखित में से विदेश शब्द का चयन कीजिए जो विदेशों से आए हैं, यानी जैसे हमने बाहर से अपनी हिंदी में ग्रहण किया है। कौन सा शब्द है भाई? पगड़ी, गन्ना, खुरपा, पेंशन, कौन सा है? सही आंसर आपका हो जाएगा पेंशन। ऑप्शन नंबर डी, ये शब्द हमने बाहर से लिया है, जो हिंदी भाषा में विदेशों से आए हैं, विदेशज कहलाते हैं। और पेंशन जो है वो एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यानी अंग्रेजों ने दिया था पेंशन हमको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। 74 देखिए, इसका 2 ही ऑप्शन दिया है भाई ने, है ना। टाइपराइटर महोदय ने कहा तुमको 2 ही ऑप्शन देते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन में खुश हो जाओ। बताओ, निम्नलिखित में से शब्द युग्म में सकल और सकल का सही अर्थभेद बताइए, यानी एक में सरौता वाला, एक में सीटी वाला है। बताइए कौन सा हो जाएगा? सकल और सकल का क्या अर्थ हो जाएगा? ये आपको 2 ऑप्शन दिए गए, दोनों ऑप्शन में ही बता दो, 2 में ही बता दो तुम। ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस सकल का अर्थ संपूर्ण होता है और इस सकल का अर्थ टुकड़ा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए 75 पर चलते हैं। 75 ये रहे आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिकरण कारक का सही उदाहरण है? कौन सा अधिकरण का सही उदाहरण बताइए। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। अधिकरण का सही उदाहरण कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी,
स्थलीय जीवों में हाथी सबसे बड़ा पशु है, ये अधिकरण का उदाहरण है। सास माँ मी में मतलब माँ आ जाए, है ना, तो माँ जो होता है वो किसका अधिकरण का परसर्ग होता है, में शब्द जो है वो किसका परसर्ग होता है, अधिकरण का परसर्ग होता है। अरे वही ना, कर्ताने करण से कर्म से अपादान के लिए, इसमें जो में परसर्ग आता है तो वो आपका अधिकरण हो जाता है। 76 देखिए, निम्नलिखित में से कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है भाई साहब? 5वां प्रश्न हो गया है रचना का, 5 नंबर की रचनाएं हैं, है ना। 76, अच्छा नहीं यहाँ से चेंज हो गया, ठीक है, 75 से चेंज हो जाएगा, 25 प्रश्न तो वहाँ कंप्लीट हो गए। अब ये जो आपका है ये आपका 1 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट का है, ठीक है। तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी? 31 मार्च फर्स्ट शिफ्ट की थी, 25 प्रश्न हिंदी के। 31 मार्च सेकेंड शिफ्ट 25 प्रश्न हिंदी के। 1 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 25 प्रश्न हिंदी के। 1 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट 25 प्रश्न हिंदी के, यहाँ से शुरू हुए हैं, ठीक है। चलो, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? पहला प्रश्न है, गिनते रहना, ठीक है। ऊपर हमको 4 प्रश्न मिले थे रचनाकारों के, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं कुरुक्षेत्र के रचनाकार, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो 4-5 नंबर से तुम्हारे फ्री के हैं अगर तुमने हमारे 150 प्रश्न पढ़ लिए। अब 150 क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे छांट करके बढ़िया से, लेखकों वाले जो तुम्हारा उद्धार कर देंगे। 5 नंबर तो पक्का करवा देंगे हिंदी के। निम्नलिखित में से असंगत बेमेल शब्द का जो है विकल्प है कौन सा, बताइए। भयानक, वीर, अद्भुत, क्रोध, वात्सल, जुगुप्सा, शांत, निर्वेद, यानी कि यहाँ पर रस दिए हैं और उनके स्थायी भाव दिए हैं। कौन सा बेमेल है, कौन सा इसमें से सही मिलान, मतलब सही नहीं है, बताइए कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी, शांत जो है वो निर्वेद, ये यहाँ पर उल्टा है, निर्वेद तो जुगुप्सा का होता है। देखिए तो दिए गए विकल्पों में एक मिनट देखो, असंगत बेमेल शब्द का चयन करना है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो निर्वेद आपका हो जाएगा। देखिए तो दिए गए विकल्पों में रस और उनके स्थायी भाव का युग्म दिया है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, वो पूरी तरह संगत सही है। अन्य सभी विकल्प असंगत हैं, है ना। तो भयानक का भय होता है, अद्भुत का आश्चर्य होता है, वात्सल का वत्सलता होता है। चूंकि डी एकमात्र ऐसा विकल्प है जो सही है, इसलिए ये बाकियों से भिन्न है। अच्छा ध्यान रखना, इसमें क्या पूछा गया था, इसमें ये पूछा गया था कौन सा इसमें से भिन्न है, इन चारों में से कौन सा भिन्न है, ठीक है ना। तो भाई ये चारों में से ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है और यही आपका बेमेल हो जाएगा, बाकी तीनों गलत लिखे हुए हैं। तो आपसे ये पूछा गया था कि इनमें से 3 गलत है और 1 सही है, तो बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है ना, मतलब बेमेल बताइए। तो ये तो 3 बेमेल हैं, मतलब कि 3 गलत लिखे हुए हैं और 1 इसमें से सही लिखा है। तो तीनों में से मतलब चारों में से सही कौन सा हो जाएगा, यानी चारों में से अलग कौन सा हो जाएगा, बेमेल मत करिए, अलग बोल दीजिए। चारों में से अलग कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी चारों में से अलग हो जाएगा, शांत का स्थायी भाव निर्वेद होता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ें, चलिए 78 पर चलते हैं। 78 अच्छा प्रश्न है, देखिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही से प्रयोग हुआ है? ये 4 शब्द दिए गए हैं, 4 वाक्य दिए गए हैं, ऑप्शन विराम चिन्हों का सही प्रयोग कहाँ पर हुआ वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही लिखा है, राज, राजकुमार, घर, पर्वत, संज्ञाएं। यह वह तुम, ये जो है मैं सर्वनाम लिखना, मतलब कि यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि ये जो राज, राजकुमार और घर, ये और पर्वत, ये संज्ञाएं हो जाएगा, ठीक है। यह वह तुम मैं, ये सर्वनाम हो जाएगा। लिखना, गाना, दौड़ना, ये क्रियाएं हो जाएगा। तो यही बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बताना था कि कौन सा किससे सही सही मैच करके लिखा हुआ है। चलिए 79 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुण स्वर संधि का सही उदाहरण नहीं है? भैया नहीं, बताओ। तो अब आप बता दोगे नहीं, बता दो, बताओ इनमें से कौन सा गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। गुड़ के लिए क्या बताया था, 1 मात्रा लगी है, गुड़ 2 लगी है तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। कहाँ कहाँ पर 1 मात्रा लगी है, सर इसमें लगी, इसमें लगी, इसमें लगी, ये तीनों गुड़ के हैं, ये भानुदय नहीं है गुड़ का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भानुदय जो है वो गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है ना। ट्रिक से पता कर लिया आपने, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 80 नंबर देखिए, 80 नंबर। अच्छा ट्रिक पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ट्रिक लिख दीजिए, ठीक है, लिख दो वेरी नाइस ट्रिक, ऐसा लिख सकते हो अगर आपका अंतरात्मा से आपको अगर अच्छा लगा हो तो। बहुत सारे लोग होते हैं अच्छा तो लगता है पर कमेंट करने में उंगलियां दर्द करती हैं, है ना। ऐसा मत किया करो, कमेंट कर दोगे कोई पैसा थोड़ी लग रहा है कमेंट का। चलो 80 निम्नलिखित से ज्ञा जो वर्ण है वो किन वर्णों के योग से बना, बताइए ज्ञा किन वर्णों के योग से बना, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। बताइए क्या हो जाएगा, ज्ञा किससे मिलकर बना है? सही आंसर आपका जा और या, जा और आधा जा और या से मिलकर के ज्ञा बना हुआ है। चलो 81 निम्नलिखित में से किस विकल्प में अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सही से किया गया है? बताइए किस में अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया? 58 हो गए हैं ना, 58 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट बचे हैं, 1 आध मिनट ऊपर नीचे हो जाता है भाई। बताइए अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सही से कहाँ पर किया गया? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी के ये तीनों गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अपूर्ण विराम का अर्थ होता है ये वाला, ठीक है। तो अपूर्ण विराम का सही प्रयोग ऑप्शन नंबर सी में किया गया है। आगे बढ़िए 82 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए में कौन सा प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है? कौन सा सर्वनाम यहाँ पर बताइए? विचारे, पछताए, जो, सो, बिना, कौन सा यहाँ पर सर्वनाम है? सही आंसर जो और सो जो है वो क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। चलिए 83 नंबर देखिए।
निम्नलिखित में से सतसई का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा बताइए। सतसई का तत्सम पूछा गया, यानी कि संस्कृत वाला शब्द पूछा तत्सई सतसई का। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सतसई का जो तत्सम होगा वो क्या हो जाएगा, सप्तसती हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। 84 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द देशज है, बताओ कौन सा देशज है बताइए। ये लिखा है जग, लैंप, भात या फिर गैस, कौन सा देशज है। सही आंसर भात हो जाएगा। भात का अर्थ पका हुआ चावल होता है और ये देशज शब्द हो जाएगा। 85 देखिए, 85 कह रहे हैं निम्नलिखित में से मूल स्वर क्या नहीं है। कौन सा मूल स्वर नहीं है, री, आ, उ या फिर ई, कौन सा मूल स्वर नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आ जो बड़ा आ है वो मूल स्वर नहीं हो जाएगा। ठीक है, बाकी मूल स्वर कौन से होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में केवल 4 मूल स्वर हैं, यानी कि हर्ष स्वर होते हैं। कौन कौन से, आ, ई, उ और री, ये मूल स्वर होते हैं। इनके अलावा जो होंगे वो मूल स्वर नहीं होंगे, ध्यान रखना है आपको। इन चारों को ध्यान रखना, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, है ना। चलिए 86 क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 5 कथन दिए गए हैं, इन्हें इस तरह से क्रमबद्ध कीजिए, यानी PQRS दिया गया है, सीधे सीधे PQRS दिया, बताइए इनको मिला करके अर्थपूर्ण बनाना है। पढ़ लीजिए। 5 कथन है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। बताइए इनको सबको मिला करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। कौन सा बनेगा, ये पूरा दिया गया है, इनको मिला लीजिए बढ़िया से, अपन सीधे आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। EDABC होगा। क्या होगा, EDABC, यानी पहले ई आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। भाई ABC तो साफ साफ दिख रहा था, ये तीनों एक साथ में ही आएंगे। ठीक है, और उससे पहले ई आएगा, फिर डी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। जब पूरा लिखोगे तो इस तरह का बन जाएगा। 87 देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से किस विकल्प में विराम चिन्हों का सही से प्रयोग किया गया। कौन से विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया, चारों पढ़ लो आराम से। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रताप ने घर जाकर नहाया, कौमा, कपड़े धोए और फिर घर की सफाई की। ठीक है, तो यहाँ पर विराम चिन्ह का सही प्रयोग किया गया है। आगे बढ़िए। 88 निम्नलिखित में से पर्याप्ति बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्ययों का चयन कीजिए। कौन सा इसमें से पर्याप्ति बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बस, यथेष्ट, काफ़ी और ठीक। ये आपका कैसा है, पर्याप्ति बोधक भी है, परिमाणवाचक क्रिया है और विशेषण और अव्यय है। ठीक है, आगे बढ़िए। 89 निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है निष्क्रिय होकर के बैठ जाना। ये देखिए, लाल पीला होना, लंबी तान कर सो जाना, लल्लू चप्पू करना या फिर लंगोटी में फाँक खेलना। क्या होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लंबी तान कर सो जाना, निश्चिंत होकर के सो जाना, इसका अर्थ हो जाएगा निष्क्रिय होकर के बैठ जाना। ठीक है, चलिए 90 नंबर देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए, एक शब्द का चयन कीजिए। जो भाई अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसको हम क्या कहते हैं, अन्योदर, अंत्यज, अनुश्रुति या फिर औरस। जो चचेरा भाई होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा अन्योदर। ठीक है, अन्य के उदर से जो प्राप्त हुआ है उसे अन्योदर कहते हैं, जैसे हमारे चाचा का लड़का हो गया। ठीक है, और जो अपने ही माता के उदर से उत्पन्न हुआ उसे हम सहोदर कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। 91 निम्नलिखित में से श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा भैया, तो ये तो सिंपल था। श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री। श्री गणेश का अर्थ होता है शुरू करना और इतिश्री का अर्थ होता है खत्म करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। 92 देखिए, निम्नलिखित में लोकोक्ति असरफियों की लूट कोयले की छाप का सही अर्थ क्या होगा। बताइए, असरफियों की लूट कोयले की छाप। 4 ऑप्शन ये रहे। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक नुकसान की चिंता ना करके कम नुकसान पर दुखी होना, इसे हम कहते हैं असरफियों की लूट और कोयले की छाप। 93 कह रहे हैं निम्नलिखित में से असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। कौन इसमें से अलग है इनसे, प्रमदा, मार्तस्य, सुंदरी, मनोज्ञा, कौन सा अलग हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो मार्तस्य शब्द है ये अलग हो जाएगा। क्यों, प्रमदा, सुंदरी और मनोज्ञा ये तीनों एक सुंदर स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, इसके पर्यायवाची हैं, जबकि मार्तस्य ये जो है ईर्ष्या यानी कि डाह का पर्यायवाची हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका अलग हो जाएगा। 94 देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। कौन सा शुद्ध लिखा गया है, दुर्व्यवहार, दुख व्यवहार, मतलब ये तो आप पढ़ ही लो। ठीक है, कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है तो आप देख ही सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है। दुर्व्यवहार ऐसे ही लिखा जाता है। 95 देखिए, 95 क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 5 कथन दिए गए हैं, इन्हें आपको क्रम से लगाना है। वही PQRS वाला है, ये 5 कथन आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, इनको क्रम से लगाना है, पहले पढ़ लो 5 को। वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल, अपनी विविध साहित्यिक प्रवृत्तियों के, ये 5 आप आराम से पढ़ लीजिए, है ना, समय क्यों लगा रहे हो। और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ABDCE। ठीक है, तो पहले ये आएगा, ए आएगा, ABDC और E, इस तरह से जो है ये आपका बन जाएगा। वीडियो को पॉज करके बना करके देख लिया करो, है ना। 96 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिकरण कारक का सही उदाहरण नहीं है। नहीं शब्द आ गया, बताइए कौन सा नहीं है अधिकरण का।
पुस्तक मेज पर है, मनुष्य शेर से डरता है, छोटी बात पर मत लड़ो, कुछ सांसद 2 करोड़ में बिक गए। कौन सा होगा भैया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनुष्य शेर से डरता है। ये अधिकरण का उदाहरण नहीं है, बाकी के सारे मैं पर जो आता है वो अधिकरण का ही परसर्ग होता है। ठीक है, तो मैं पर कहाँ पर नहीं है? ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, बाकी सब में है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। 97 निम्नलिखित में से एक वचन का गलत जोड़ा कौन सा? बताओ। जनता और नेता, वर्षा हवा, क्रोध क्षमता, बच्चा बेटे। कौन सा एक वचन का गलत जोड़ा यानी कि बहुवचन लिखा हुआ है? कौन सा है? तो लास्ट में दिख रहा है ना, बच्चा और बेटे। बेटे तो बहुवचन हो गया और बच्चा एक वचन हो गया, तो यही अशुद्ध लिखा हुआ था, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 98 देखिए। 98 निम्नलिखित में से शब्द युग्म अर्ध और अर्ध, इसका सही अर्थ कौन सा? बताइए। एक तो अर्ध लिखा हुआ है और एक अर्थ लिखा हुआ है, तो इसका सही अर्थ कौन सा होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। समश्रुति भिन्नार्थक, ये भी पूछे जाते हैं, देख रहे हो, है ना। तो ये अलग अलग से करा देंगे, एक साथ में ऐसा करवा देंगे। विलोम, समश्रुति भिन्नार्थक, पर्यायवाची, एक साथ में करवा देंगे 100 प्रश्न। इस तरह 100 प्रश्न करा देंगे तुम्हारे। ठीक है, ये रहे 4 ऑप्शन। आइए सीधे आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूजनीय और मूल्य, यानी इस अर्थ का अर्थ पूजनीय है और इस अर्थ का अर्थ मूल्य है। ठीक है, आगे बढ़िए। 99 निम्नलिखित में भाववाच्य में क्रिया होती है, बताइए। भाववाच्य में कौन सी क्रिया होती है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। भाववाच्य में कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, फैक्ट वाला प्रश्न था। बाकी 100 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं? ये रहे 4 ऑप्शन। पंकज, नीरज, जलद, सरोज। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो जलद जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो जलद शब्द का अर्थ होता है जल देने वाला, अर्थात बादल। पंकज का अर्थ पंकज, नीरज और सरोज का अर्थ होता है जो जल या कीचड़ में रहता है, तो कमल रहता है। ठीक है, तो 100 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। इस तरह से आज का जो पेपर था हिंदी का 100 नंबर का हो गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी ये आप देख ही सकते हैं जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, परसों रिजल्ट आया है। ठीक है, फर्स्ट फेज के लिए इनका सिलेक्शन हो चुका है और हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से जुड़े हुए थे। और ये यहाँ पर आप जो इस तरह से सुपर सिलेक्शन नोट्स जो लेआउट है टेलीग्राम का, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टेलीग्राम जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, लगभग सभी के मोबाइल में अब तो टेलीग्राम होता है। पढ़ने वाला जो भी होगा बच्चा, सबके पास टेलीग्राम होता है ना। टेलीग्राम पर ही आपको नोट्स मिलेंगे। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रक्रिया के द्वारा आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। एमपी पुलिस रक्षक पीडीएफ बैच 189 में मिल रहा है, कांस्टेबल का और एएसआई उसका सूबेदार का। ठीक है, और बाकी के जो आपका एमपीएसआई है वो 199 में, एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 198 में और एमपी आरईओ 199 में। जो भी पेमेंट करना नीचे लिख देना कि किस सब्जेक्ट के नोट्स आपको चाहिए। ठीक है, किस एग्जाम के नोट चाहिए। अब जल्दी से वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना सभी ग्रुप में, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमको उत्साह मिल सके अगली वीडियो बनाने के लिए। कल कौन सी सब्जेक्ट पर चाहिए, इंग्लिश पर या कंप्यूटर पर? कंप्यूटर तो आएगा ही, इंग्लिश पर या फिर मैनेजमेंट पर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। या 2500 वाली सीरीज चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।